डियर स्टूडेंट्स, आज आधुनिक भारतीय इतिहास के अंतर्गत भारत में यूरोपियनों के आगमन और उसमें भी पुर्तगालियों का आगमन डिस्कस करेंगे, जिसमें बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स आपको सुनाए और दिखाई देंगे जो आपके गाइड बुक्स में तो दिखाई नहीं देगा और बहुत सारे साधारण बुक में भी नहीं दिखाई देता है। और इसीलिए कुछ कठिन प्रश्न जब एग्जामिनेशन में आ जाते हैं तो आपसे नहीं बनते हैं। तो आज ऐसे कुछ यूनिक और वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। आप इन्हें इंटरनेट पर जाकर डिटेल्स ले सकते हैं, जानकारी बढ़ा सकते हैं। सबसे पहली बात तो भारत में यूरोपियनों का आगमन के अंतर्गत हम क्यों कहते हैं कि वास्को डी गामा पहला यूरोपीय यात्री था जो भारत पहुंचा। क्या इससे पहले लोग नहीं आ रहे थे? तो यह आधुनिक काल का यूरोपीय यात्री था जो समुद्री मार्ग से भारत पहुंचा। 17 मई 1498 को केरल में कालीकट के तट पर कोस्ट पर यह उतरा, पहला यूरोपीय यात्री जो समुद्री मार्ग से भारत आया। पॉइंट टू बी नोटेड। क्या इससे पहले व्यापार नहीं होता था? इससे पहले स्थलीय मार्ग से और समुद्री मार्ग से भी व्यापार होता था। संगम काल में जो प्रथम शताब्दी ईस्वी के आसपास चोल चेर पांड्य राजा थे साउथ के, उन संगम काल में भारत का समृद्ध व्यापार रेशम मार्ग से, अरब सागर से, भूमध्य सागर से, यानी स्थल और जल दोनों मार्ग से चल रहा था। लेकिन तब इटली से या भूमध्य सागरीय प्रदेशों से यह व्यापार चल रहा था। पॉइंट टू बी नोटेड। ये जो व्यापार चल रहा था प्रथम शताब्दी ईस्वी के आसपास, यूरोप से हम तब भी व्यापार कर रहे थे, लेकिन तब गंतव्य देश कौन था? कौन पूरे विश्व में छाया हुआ था, व्यापार का लीडर था? और वो था इटली। रेशम मार्ग से या अरब सागर से, भूमध्य सागर से जुड़कर इटली के साथ हमारा समृद्ध व्यापार पहले से भी चल रहा था। लेकिन आधुनिक काल में यूरोपियंस आना शुरू हुए। इसके पीछे बड़ा कारण था कि 14 से 16वीं शताब्दी के आसपास यूरोप करवटें बदल रहा था। इस दौरान यूरोप में उथल पुथल मचा हुआ था, जिसमें सामंतवाद का पतन हो रहा था, पुनर्जागरण काल आया हुआ था, विज्ञानवाद का प्रसार हो रहा था, नए नए वैज्ञानिक उपकरणों की खोज हो रही थी, जिससे भौगोलिक खोजों को बल मिला। और इन भौगोलिक खोजों ने फिर उपनिवेशवाद का जन्म किया। उपनिवेश जब आया यानी कॉलोनाइजेशन जब हुआ तो फिर उससे व्यापार बढ़ा, व्यापार से पूंजीवाद आया। तो ये सारी चीज़ें 14वीं से 16वीं शताब्दी के आसपास विशेषकर यूरोप में चल रही थी। और उसका नेतृत्व इस समय कर रहा था पुर्तगाल जैसा देश जो समुद्र पर नियंत्रण रखता था, क्योंकि उस समय पुर्तगाल और स्पेन के राजा समुद्री खोजों को बढ़ावा दे रहे थे, नाविकों को फाइनेंस कर रहे थे, उनका उत्साह बढ़ा रहे थे। बहुत सारे मैरीटाइम स्कूल्स खुले जहां इसका ज्ञान उन्हें दिया जा रहा था कि कैसे समुद्री एक्सपेडिशंस या समुद्री मार्ग से विश्व के देशों की ओर बढ़ा जा सकता है। विशेषकर पुर्तगाल का राजा और स्पेन का राजा इसमें अग्रणी था। इन दोनों के बीच एक बड़ी महत्वपूर्ण संधि हुई। इसका नाम याद रखिएगा, टॉर्डेसिलस की संधि। स्पेन में टॉर्डेसिलस एक स्थान है जहां पर स्पेन और पुर्तगाल के बीच एक संधि हुई 7 जून 1494 को। टॉर्डेसिलस की संधि, जिसमें स्पेन और पुर्तगाल ने पूरे विश्व को पूरब और पश्चिम में बांट लिया। केप वर्डे के पूर्वी क्षेत्र यानी पूर्वी क्षेत्रों में पुर्तगाल का नियंत्रण स्थापित हुआ कि आप उसे खोजिए, उसके संसाधन का दोहन कीजिए। और पश्चिमी ओर यानी वेस्ट इंडीज हो गया या दक्षिणी अमेरिकी क्षेत्र हो गया, इसका अधिकार स्पेन को मिला। टॉर्डेसिलस की संधि 7 जून 1494। पॉइंट टू बी नोटेड। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट संधि है। पूरब और पश्चिम की ओर खोजों या उपनिवेशवाद या उसके संसाधन का दोहन का यह संधि था जो पुर्तगाल और स्पेन के बीच हुआ। चलिए बात करते हैं कि यहाँ तो पहुंच गए, पुर्तगाली यहाँ पे आ गए। क्यों आए? अभी हम लोगों ने देखा कि किस तरह से यूरोप करवट बदल रहा था, वहां पर किस तरह से क्रांतिकारी बदलाव हो रहे थे। इसमें 1453 का साल याद रखिएगा, ये वैश्विक इतिहास में निर्णायक साल था। इस 1453 में कुस्तुनतुनिया या कॉन्स्टेंटिनोपल, जिसे वर्तमान में इस्तांबुल कहते हैं, इस पर ऑटोमन साम्राज्य का अधिकार हो गया, जिसे उस्मानिया साम्राज्य भी कहते हैं। यानी प्राचीन रोमन साम्राज्य जो अब बैजेंटाइन साम्राज्य कहलाता था, इसकी राजधानी कॉन्स्टेंटिनोपल थी। 1453 में इस्लामी गणराज्य ऑटोमन साम्राज्य का इस पर अधिकार हो गया। और जैसे ही इसका अधिकार हुआ, इसने रास्ते को ब्लॉक कर दिया। यूरोप का पूर्वी देशों की ओर जो स्थल मार्ग था उसे ब्लॉक कर दिया, चूंकि टर्की यूरोप और एशिया का कनेक्टिंग पॉइंट था। कॉन्स्टेंटिनोपल जो वर्तमान में इस्तांबुल में है, टर्की में है, ऑटोमन साम्राज्य ने इस स्थलीय व्यापारिक मार्ग को बंद कर दिया। अब जो व्यापारी थे वो छटपटाए कि तो फिर व्यापार कैसे होगा। और इसी का परिणाम था समुद्री मार्ग की खोज, जिसकी परिणति 17 मई 1498 को वास्को डी गामा के रूप में हुई। जिससे पहले बार्थोलोमेओ दियाज ने 1487 में प्रयास किया था भारत को खोजने का, लेकिन वो केप ऑफ गुड होप तक ही आ सका। जिस खोज को आगे बढ़ाया वास्को डी गामा ने, और 17 मई 1498 को वो कालीकट के तट पर पहुंचा। तो भारत में पहला यूरोपीय यात्री आधुनिक काल में जो भारत पहुंचा वास्को डी गामा था। अब एक बात, वास्को डी गामा कितनी बार भारत आया? 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार? वास्को डी गामा 3 बार भारत आया। ये साल आपको याद रखना चाहिए। 1498 में आया, उसके बाद 1502 में आया, उसके बाद 1524 में वो भारत आया,
उसी साल उसकी मृत्यु हो गई और केरल में ही उसे दफनाया गया था। हालांकि बाद में उसके बॉडी के अवशेषों को पुर्तगाल ले जाया गया और 1539 में वहां उसे फाइनली दफनाया गया। चलिए, वास्को डी गामा भी आ गया। उसके बाद उसके जो गवर्नर्स आए, इनके क्रम को आपको याद रखना चाहिए। जैसे कैब्रल आया उसके बाद 1500 ईस्वी में, उसके बाद आल्मीडा आया, अल्बुकर्क आया, उसके बाद नीनो डी कुन्हा आया। इन गवर्नरों को आपको याद रखना चाहिए, इनके काल में क्या क्या हुआ। कौन वास्तविक संस्थापक था पुर्तगाली सत्ता का? चूंकि पुर्तगाली ईस्ट इंडिया, जिसे एस्तादो द इंडिया कहते थे, ये आए तो थे व्यापार करने, लेकिन धीरे धीरे यहाँ पर उन्होंने अपनी राजनीतिक सत्ता की स्थापना का प्रयास किया और भारत के क्षेत्रों को विजित करके वहां पर शासन स्थापित किया। ये आए सबसे पहले और गए थे सबसे बाद में 1961 में। 1458 में आए और गए कब? 1961 में। तो कैब्रल है, पेड्रो अल्वारेज कैब्रल, 1500 ईस्वी में आया वास्को डी गामा के बाद। उसके बाद आल्मीडा का काल है 1505 से लेकर 1509 और उसके बाद 1509 से लेकर 1515। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अल्फांसो डी अल्बुकर्क, इसका काल भारत में पुर्तगाली सत्ता की वास्तविक स्थापना का काल माना जाता है, जिसने भारत में उथल पुथल मचाया और पुर्तगाली सत्ता का वास्तविक विस्तार किया। सामाजिक सुधार किए, बीजापुर से गोवा छीन लिया और कई सारे किलों का निर्माण किया। उसको नीनो डी कुन्हा के काल में पुर्तगालों की राजधानी कालीकट से गोवा शिफ्ट हुई। इसके ब्लू वाटर पॉलिसी को आपको याद रखना चाहिए, जो आल्मीडा ने चलाया था। समुद्र में अपनी शक्ति और सत्ता का विस्तार, नीले पानी की नीति और फिर कारताज सिस्टम, इसे भी आपको समझना चाहिए, जो समुद्री व्यापार का लाइसेंस था। तो ब्लू वाटर पॉलिसी और कारताज सिस्टम, ये भारत में पुर्तगाली शक्ति का महत्वपूर्ण घटनाक्रम है। अच्छा, बहुत सारे लोग शायद ये नहीं जानते होंगे कि वास्को डी गामा जिस शिप से आया था उसका नाम क्या था? सैन राफेल। 2 और शिप्स थे, 3 बड़े बड़े शिप्स के साथ वास्को डी गामा अपने भाई पाओलो और अपने दोस्त कोयलो के साथ, जो 2 दूसरे कमांडर थे 2 शिप्स पर वास्को डी गामा के साथ, उसमें उसका भाई पाओलो था और कोयलो था। ये दोनों 2 अलग अलग शिप्स के कमांडर थे। तो 3 शिप्स आए थे, ये नाम आपको याद रखना चाहिए, सैन राफेल, सैन गैब्रियल और सैन मिगुएल। कौन कौन 3 कमांडर्स थे? वास्को डी गामा, उसका भाई पाओलो और वास्को डी गामा का दोस्त कोयलो, निकोलस कोयलो। हाँ, पुर्तगालियों की देन भारत में महत्वपूर्ण है, इसे भी आपको याद रखना चाहिए। उसने भारत की खेती को नए आयाम दिए। कुछ नए फसलों का उत्पादन भारत में देखने को मिला, जैसे आलू है, तंबाकू है, अनानास है, पपीता है, काजू है, मिर्च है। और तो और भारत में 1556 में प्रिंटिंग प्रेस की पहली बार स्थापना हुई पुर्तगालियों के द्वारा ही। भारत में स्थापत्य कला को भी एक नया स्वरूप मिला इस समय। हाँ, बहुत जल्दी इनका पतन हो गया, चूंकि इनके शासन में क्रूरता था, आक्रामकता थी और कहीं न कहीं इसका नियंत्रण पुर्तगाल के शासन से हो रहा था। इसलिए बहुत जल्दी इनका पतन हो गया, चूंकि बाद में आने वाली यूरोपीय शक्तियां इनसे कहीं अधिक शक्तिशाली थी, संगठित थी और ट्रेंड थी। जैसे डच हो गया, ब्रिटिश हो गया या फ्रेंच हो गए। तो 1600 ईस्वी के आते आते पुर्तगालियों की सत्ता का पतन हो गया। हालांकि अंतिम रूप से पुर्तगाली भारत से 1961 में ही भारत को छोड़कर गए। तो ये था पुर्तगालियों को लेकर कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जिसे आपको जानना चाहिए। ये सामान्य रूप से गाइड बुक वगैरह में नहीं मिलता है, कुछ महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट जो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया, इसे आप फर्दर नेट्स पर जाकर सर्च कर लें और इसे अपनी कॉपी में ज़रूर नोट कर लें। जैसे शिप्स का नाम, पुर्तगाली आए, उसके बेटा का नाम, वास्को डी गामा के बेटा का नाम क्या था, अलग अलग जो लीडर्स आए, जो कमांडर आए, जो गवर्नर जनरल्स आए, उनकी नीतियाँ क्या क्या थी, विशेषकर ब्लू वाटर पॉलिसी और कारताज सिस्टम। ये पुर्तगाली शक्ति और सत्ता का 2 महत्वपूर्ण स्तंभ था। ये सब आपको समझना चाहिए। ठीक है, बहुत सारी शुभकामनाएं, ऑल द बेस्ट, टेक केयर।